हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो वंस अगेन एक बार फिर अपन लेके आए रियल एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी जो आपको इतना वेट करना पड़ा लेक्चर्स के लिए। थोड़ा प्रॉब्लम्स है, एग्जाम्स वगैरह चल रहा है, एग्जाम आ चुका है मेरा तो मैं उसकी प्रिपेयर में लगा पड़ा हूँ। बट कोई बात नहीं, अब से नेक्स्ट 15 या 16 दिन के अंदर अपन इसलिए सारी रियल एनालिसिस को क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। कोशिश करेंगे रेगुलर लेक्चर्स दें, वन डे वन बाय वन करके पर डे आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराएं। और ये जो बाकी की बची हुई 1.5 यूनिट्स है वो अपन 1.5 यूनिट है, जो भी है 1.5-2 यूनिट है वो अपन आराम से क्या कर ले, इसमें क्लोज कर लें। तो नेक्स्ट देखिएगा, अपन रीमान इंटीग्रेशंस पढ़ रहे थे और रीमान इंटीग्रेशंस के अंदर अपन सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि रीमान समाकलनीयता की आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर रीमान इंटीग्रेशन। थ्योरम नंबर, पेज नंबर लिख दिया है 293 और वहां से आप थ्योरम नंबर 6.11 आप कॉपी कर सकते हैं। मैं स्टेटमेंट रीड करता हूं कि ये जो फंक्शन है पहले दे रखा है कि कोई वास्तविक मान फलन है जो इंटरवल a, b में डिफाइन है और परिबद्ध है। तो भाई ये तो पक्की बात है कि जब रीमान इंटीग्रेशन आता है तो परिबद्धता की बात तो अपने आप ही होती है, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है कि जो ये f है वो रीमान इंटीग्रेबल होगा तभी और केवल तभी, कब होगा, जब ये कंडीशन क्या हो जाए, होल्ड हो जाए। इस पर थोड़ा ध्यान दें। क्या थोड़ा में कि भाई पहले अगर रीमान इंटीग्रेशन है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये रीमान इंटीग्रेबल होगा। तभी और केवल तभी बोल लो या फिर इफ एंड ओनली इफ बोल लो, ये दोनों एक ही बात होती है। तो यहां ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपने सीखी। क्या है इस थ्योरम में, क्या है कि मैं रीमान इंटीग्रेबल मानूंगा, ये कंडीशन प्रूव करूंगा, फिर ये कंडीशन मानूंगा और इसे क्या करूंगा, रीमान इंटीग्रेशन प्रूव करूंगा। तो वाइस वर्सा थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आगे की 3-4 थ्योरम इस थ्योरम से होती हैं। तो प्रूफ देखिएगा, प्रूफ सबसे पहले मैं इस तरीके से सिंबल लगा लेता हूं। इसका मतलब क्या है कि मैं रीमान इंटीग्रेबल मानूंगा और ये कंडीशन क्या करूंगा, प्रूव करूंगा। तो सबसे पहले माना f कोमा अंतराल a कोमा b में क्या है, रीमान समाकलनीय है, समाकलनीय है। तो ये कंडीशन मान ली मैंने कि जो f है वो इसमें रीमान इंटीग्रेबल, हमें सिद्ध करना है ये कंडीशन होल्ड होगी। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, वी वांट टू प्रूव दैट, अपन क्या सिद्ध करना चाहते हैं, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 क्या प्रूव करना चाहते हैं, 0 लेस देन इक्वल uf कॉमा p माइनस lf कॉमा p इज लेस देन एप्सिलॉन, वेयर, जहां आप ये प्रूव कर दोगे कि भाई जो p है वो किसी p डार्क a टू b के अंदर, पर बता रखा है लास्ट के लेक्चर्स में कि p डार्क a टू b क्या होता है। तो थोड़ा विशेष बात आप ध्यान रखें कि f को मैंने रीमान इंटीग्रेबल मान लिया, प्रूव करूंगा क्या ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। बस ये मुझे प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करूंगा उसका एक आप देखिएगा। अब देखो, चूंकि ये रीमान इंटीग्रेबल आपने माना है तो लिखूंगा यहां पर सिंस, चूंकि f कोमा a कोमा b में रीमान समाकलनीय है, रीमान समाकलनीय है तब। अब बताओ जरा, कोई फंक्शन अगर रीमान समाकलनीय है तो क्या कंडीशन होल्ड होती है। आपको पता है कि अपर रीमान इंटीग्रेशन और लोअर रीमान इंटीग्रेशन इन दोनों का मान समान होता है और किसके बराबर होता है, a कॉमा b के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, इसका मान a कॉमा b के बराबर होता है। तुम देखो मैं यहां से मिटा देता हूं, मैं इस चीज को क्या करता हूं, यहां से क्लोज कर मिटा देता हूं, एक बार आप उतार लेना।
यस प्लीज। तो आप आगे यहां से देखिएगा, क्योंकि रीमान इंटीग्रेबल है तो ये पक्की बात हो जाएगी कि भैया ए से लेके बी बार अपर एफ एक्स डी एक्स का जो मान होगा ए लोअर टू बी एफ एक्स डी एक्स, और ये मान बराबर होता है ए से लेके बी एफ एक्स एंड डी एक्स टेकन एज नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर इनकी डेफिनेशन से हम जानते हैं क्या जानते हो भैया आप ये जानते हो कि ए से लेके बी बार अपर एफ एक्स डी एक्स का जो मान होता है वो ये होता है। क्या होता है बेटा? वो ये होता है इसका मान। देखो क्या मान होता है। अच्छा, मुझे कंडीशन क्या लानी थी, ये प्रूव करनी थी। अच्छा, ये कंडीशन मुझे प्रूव करनी थी। अच्छा, आप एक बात देखिए, इसको थोड़ा सा रुकिए। अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी डार्बू प्रमेय। क्या थ्योरम पढ़ी थी अपन ने? डार्बू प्रमेय। तो मैं क्या लिखूंगा, हम जानते हैं कि डार्बू प्रमेय से आपने एक बात लिखी थी, आपको पता है यूएफ कॉमा पी इज लेस देन ए से लेके बी बार अपर एफ एक्स डी एक्स, यहां पे फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए ये कंडीशन लिखते थे प्लस एप्सिलॉन। कोई दिक्कत ही नहीं। यहां से यूएफ कॉमा पी माइनस, आप देखिएगा मैंने एक थ्योरम कराई थी डार्बू प्रमेय, और उसमें ये लिखाया भी था कि भाई ये थ्योरम का स्टेटमेंट आगे काम आएगा और उसको अपन क्या करेंगे, आगे यूज करेंगे। देख लेना आप एक दो पेज पलट करके, डार्बू थ्योरम का स्टेटमेंट आपको वहां मिल जाएगा। अच्छा, एंड आल्सो आपको ये भी पता है कि एल एफ कॉमा पी ग्रेटर देन होता था ए लोअर टू बी एफ एक्स डी एक्स, और यहां पे आता था माइनस एप्सिलॉन। अच्छा, वेयर आपको ये भी पता होता था कि जो P बिलोंग करता था वो बिलोंग करता था P डार्क A टू B के अंदर। किसमें बिलोंग करता था? P डार्क A टू B के अंदर। तो ये वाली चीज मैंने क्या कर ली, उतार ली। अच्छा जी, ये आ गया, ये आ गया। अच्छा, एक कंडीशन आप याद रखें, एप्सिलॉन खुद से डिफाइन करते हो, बिल्कुल सही बात है, खुद से डिफाइन करते हैं। कुछ भी ले सकता हूँ एप्सिलॉन को, कुछ भी ले सकता हूँ। कभी कभी अपन ने पिछली वाली थ्योरम्स भी करी थी, कभी कभी एप्सिलॉन बाय 3 डिफाइन कर देते थे, कभी एप्सिलॉन बाय 2। ये थ्योरम की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने एक काम किया, एप्सिलॉन की जगह ले लिया मैंने एप्सिलॉन बाय 2। ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एप्सिलॉन की जगह क्या ले लिया मैंने? एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, जो जैसी रिक्वायर। क्यों ले रहा हूं आगे? क्योंकि आगे अगले स्टेप में ये चीज मुझे काम आएगी। अब देखो, नीचे मैं इसे मिटा देता हूं। अब देखो, इसको नंबर दे दीजिए आप 2 नंबर, और इसको नंबर दे दीजिए। अच्छा, इसको अभी मत दीजिए, एक काम कर सकता हूं कि इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो माइनस में एल एफ कोमा पी लेस देन हो जाएगा माइनस ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2 दैट्स वी टेकन एज नंबर 3। अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 व 3 को जोड़ने पर, 2 प्लस 3 करने पर, तो देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे मेरे पास। क्या आ जाएगा? यू एफ कोमा पी माइनस एल एफ कोमा पी लेस देन, ये दोनों जुड़ जाएंगे। ए से लेके बी बार अपर एफ एक्स डी एक्स, फिर ये माइनस में ए लोअर टू बी एफ एक्स डी एक्स, और एप्सिलॉन बाई 2, ये टोटल कितनी हो जाएगी? एप्सिलॉन हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? ये 2 व 3 को जोड़ दिया आपने, लेस देन का चाइल्ड लेस देन का ही रहा। अब क्या करोगे, क्या आपको समीकरण 1 का जब उपयोग करोगे तो ए से लेके बी बार अपर एफ एक्स डी एक्स का मान ए बार से लेके बी एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है, तो ये वाली चीज यहां से क्या हो जाएगी? क्रॉस हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? ये दोनों देखो, समीकरण 1 से दोनों वैल्यू सेम है, तो इन दोनों को आपस में क्या कर दिया मैंने? क्रॉस कर दिया। तो अगले स्टेप में जो लास्ट लाइन आ गई मेरे पास कि यू एफ कोमा पी माइनस एल एफ कोमा पी इज लेस देन एप्सिलॉन, और दैट्स वी टेकन एज नंबर 4। क्या नंबर ले लिया? इसे 4 नंबर ले लिया। तो आप इसे 4 तक उतारा है, मैं ऊपर से मिटा रहा हूं। देखो 1 नंबर, अब यहां एक और बात आप सीखिए। क्या सीखिए?
कि भाई ये तो हो गया लेस देन एप्सिलॉन, क्या हो गया, ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया। परंतु एक बात आप हमेशा जानते हो, परंतु हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई आप, ये जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि यूएफ कोमा पी का मान हमेशा बड़ा या बराबर होता है एल एफ कोमा पी से फॉर एनी, कुछ भी ले लीजिए आप, पी बिलोंग्स टू पी डार्क ए टू बी के अंदर। इसमें तो कोई शक नहीं है भाई, बताए थे, बहुत अच्छे से रटवाया था ये रिजल्ट। अगले स्टेप में क्या लिख सकता हूं मैं, देखो यहां से इसको इधर लाऊंगा तो यूएफ कोमा पी माइनस एल एफ कोमा पी का मान किससे बड़ा हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, P बिलोंग्स टू P डार्क ए टू बी के अंदर। इसको नंबर अपनी तरफ से दे दिया 5। अब जरा 4 व 5 पे नजर मारो, ये वाली क्वांटिटी एप्सिलॉन से जो छोटी है और किससे बड़ी है, 0 से, तो मैं लिखूंगा 4 व 5 से, 4 व 5 से ये क्वांटिटी 0 से तो बड़ी है और छोटी किससे है, ये एल एफ कोमा पी से छोटी है। ये जो क्वांटिटी है 0 से बड़ी और किससे छोटी है, एप्सिलॉन से छोटी है। 4 P बिलोंग्स टू P डार्क ए टू बी। तो भैया इस तरीके से अपन ने इसका पहला पार्ट कर दिया कि जब रीमान इंटीग्रेबल था तो ये कंडीशन क्या होगी, प्रूव होगी। यही मुझे क्या करना था, इसमें प्रूव करना था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो पहले रीमान माना, ये कंडीशन प्रूव करी, अब ये कंडीशन मानूंगा और प्रूव क्या करूंगा कि ये रीमान इंटीग्रेबल है। तो इस बात पर थोड़ा देखिएगा, इसे कैसे प्रूव करें कि कंडीशन को ट्रू मानो और प्रूव क्या करेंगे, ये रीमान इंटीग्रेबल है। मिटा दू इसे, आप आराम से उतारते रहिए धीमे धीमे। अब देखिएगा इसका रिवर्स पार्ट, व्युत्क्रम पार्ट इसका। तो सबसे पहले मान लो कि प्रतिबंध सत्य है, माना, क्या मान लिया, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एक P बिलोंग करता है P डार्क ए टू बी में, सच दैट, कैसे बिलोंग करता है कि 0 से छोटा है यूएफ कोमा पी माइनस एल एफ कोमा पी इज लेस देन एप्सिलॉन, दैट्स वी टेकन एज नंबर 6। अब मैंने इसे ट्रू मान लिया, हम प्रूव क्या करेंगे कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। हम सिद्ध करेंगे कि फलन एफ रीमान समाकलनीय है। ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। पिछली बार क्या था, रीमान समाकलनीय माना था, ये कंडीशन प्रूव करी थी। अब की बार ये कंडीशन मान रहा हूं और रीमान समाकलनीय प्रूव करता हूं। परिभाषा से, बाय डेफिनेशन, परिभाषा से हम जानते हैं कि, क्या बात जानते हो बेटा आप परिभाषा से, ये जानते हो आप, क्या जानते हैं, देखो आप लोग एक बार लुक कीजिए इसे कि डेफिनेशन से आप लोग क्या चीज जानते हो कि ए से लेकर के बी बार अगर एफ एक्स डी एक्स अपर चाहिए आपको, तो ये इन्फीमम होता है, किसका इन्फीमम होता है, यूएफ कॉमा पी का इन्फीमम होता है, जहां पी बिलोंग करता है पी डार्क ए टू बी में। ये आप जानते हो भली भांति, ये अपन ने डेफिनेशंस पढ़ी थी रीमान इंटीग्रेशन में कि अपर रीमान इंटीग्रेशन का मान ऊपरी से छोटा होता है। याद रखने का तरीका बताया था, ऊपरी से छोटा होता है, मतलब कि अपर से छोटा होता है। तो अपन ने इन्फीमम लगा दिया। अब आप थोड़ा सा यहां लॉजिक लगाएंगे, एक ऊपर मिटा रहा हूं मैं ना, अब इसमें तो लॉजिक लगाएंगे। क्या लॉजिक है कि
जैसे यूएफ कॉमा P1, यूएफ कॉमा P2, यूएफ कॉमा P3 जितने भी थे, इन सब का सबसे छोटा लिया और ये आया। समझ रहे हो नहीं? दोबारा समझो इस बात को कि आपने इन सब में जो सबसे छोटा था वो ये आ गया, तो सबसे छोटा यही है ना। और जब ये सबसे छोटा है तो इससे तो सारे ये बड़े होंगे। नहीं आई समझ में? एक बार दोबारा देखो, घुमाओ देखो चीजों में। ये सब में जितने जैसे यूएफ P1, यूएफ P2 जितने भी थे उन सब में सबसे छोटा है ये। इन्फिमम है ना, तो सबसे छोटा है ये। और जब सबसे छोटा है तो सारे इससे क्या होंगे? बड़े होंगे। जब है ये सबसे छोटा तो अगले स्टेप में क्या लिखूंगा? दैट इंप्लाइज, ये लिखोगे आप, क्या लिखोगे यहां से कि जो ए से लेकर के बी बार अपर एफ एक्स डी एक्स से सारी वैल्यूज बड़ी होंगी। कौन बड़े होंगे? यूएफ P बड़े होंगे। क्यों बड़े होंगे? क्योंकि भाई ये तो छोटा है सबसे, इन्फिमम है। फॉर ऑल P बिलोंग्स टू P डार्क A to B एंड नाउ टेकन एज नंबर, यहां पर नंबर ले लिया मैंने 7 नंबर। आल्सो बाय डेफिनेशन, आल्सो आप ये भी जानते हो लोअर की डेफिनेशन, लोअर टू बी एफ एक्स डी एक्स का मान जो होता है सुप्रीमम होता है। किसका सुप्रीमम होता है? एल एफ P का होता है। सच डेट होता है P बिलोंग्स करता है P डार्क A to B के अंदर। अच्छा, अब क्या है सुप्रीमम का मतलब? समझ लो, इन सब का जो सबसे बड़ा है वो ये है, तो इन सब में सबसे बड़ा है ना ये, सुप्रीमम सबसे बड़ा है। और जब सबसे बड़ा है तो इससे सारी चीज छोटी होंगी ये। तो अगले स्टेप में क्या लिख दूंगा मैं कि ए बार लोअर टू बी एफ एक्स डी एक्स सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है किसमें? सबसे बड़ा है एल एफ पीज के अंदर। फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू पी डार्क ए टू बी। अब छोटी सी बात देखेंगे, यहां से नीचे मिटाता हूं मैं इसे। यहां लोअर लगा दिया मैंने। आगे देखिएगा बेटा, एक काम किया, यहां से इसे माइनस से गुणा कर दिया दोनों ओर, तो कर दो माइनस से गुणा। तो ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन और इक्वल माइनस एल एफ P फॉर ऑल P बिलोंग्स टू P डार्क A to B, क्लोज इंटरवल है ये। टेकन एज नंबर 8। अब 7 व 8 को जोड़ दो, 7 + 8। जरा देखिएगा तो ए से लेकर के बी अपर एफ एक्स डी एक्स माइनस में ए लोअर टू बी एफ एक्स डी एक्स का मान लेस देन इक्वल हो जाएगा यू एफ P माइनस एल एफ P। ठीक है कि नहीं है? ये इधर जोड़ दिया, ये इधर जोड़ दिया। बट समीकरण 6 से इसका मान किससे छोटा दे रखा है? लेस देन एप्सिलॉन से। किससे लिखी है बात? बाय 6। समीकरण नहीं, इनइक्वालिटी है, बाय 6 से छोटा है, एप्सिलॉन से छोटा है। इसका मीनिंग क्या हो गया? ए से लेकर के बी बार एफ एक्स डी एक्स का मान ए लोअर टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दैट्स बी टेकन एज नंबर 9। मुद्दा अब यहां पर आके भाई आपके रियल काम में आएगी, जो आप लोगों ने मेहनत करी है पहले, जो आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं, वो मेहनत यहां काम आएगी। और ये स्टेप जब बताया था पहले चैप्टर में भी बताया था, और ये भी बताया था कि भविष्य में बहुत काम आएगा। ठीक है कि नहीं है? भविष्य में ये वाली चीज अपन को बहुत ही काम आएगी। क्या चीज थी? मैं एक बार मिटाता हूं, देखो। और बोला था जिसको आती है ये चीजें बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, वो समझ पाते हैं इन चीजों को। उनको लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि जो बच्चे इन चीजों को समझ पाते हैं वो ज्यादा टाइम तक याद रखते हैं, तो वो ज्यादा बेटर रहते हैं। क्या चीजें थी वो? बॉक्स में समझाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ रिजल्ट लिखूंगा, क्योंकि मैं प्रीवियस लेक्चर्स में इन्हें समझा चुका हूं। क्या थे
कि अगर मान लीजिए कि a माइनस बी कोई संख्या x है जो एप्सिलॉन से छोटी है फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अगर कोई संख्या है एप्सिलॉन से छोटी है फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अच्छा, आप जानते हो इसका मतलब क्या होता है? नंबर लाइन पे याद है कि एप्सिलॉन क्या है? पॉजिटिव चीज है, तो ये 0 है। एप्सिलॉन कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव, तो कुछ भी हो सकता है ये पॉजिटिव। अब एप्सिलॉन कुछ भी पॉजिटिव हो सकता है, एक्स एप्सिलॉन से छोटा है। एक्स क्या है? एप्सिलॉन से छोटा है। तो एक्स खुद क्या होगा? एक्स या तो देखो एप्सिलॉन क्या है? कुछ भी पॉजिटिव हो सकता है, मतलब ये इधर पॉजिटिव होते हैं। एक्स एप्सिलॉन से छोटा है तो एक्स खुद क्या होगा? या तो 0 होगा या 0 से छोटा होगा। भाई ये तो सारा एप्सिलॉन है, कुछ भी हो सकता है यहाँ एप्सिलॉन। और x क्या होगा? एप्सिलॉन से छोटा है, तो या तो 0 होगा या 0 से छोटा होगा। तो मैं अगले स्टेप में लिखूंगा x लेस देन इक्वल टू 0। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी कि अगर x लेस देन एप्सिलॉन है फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन x इज लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, इसी बात का एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट रिजल्ट सेकंड था, आपको बताया भी था वहां पर कि अगर मान लो कहीं ऐसे लिखा पड़ा है कि a माइनस बी का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो यहां से क्या रिजल्ट निकलता है? ये भी आगे काम आने वाला है। अगर ऐसा है तो देखो क्या होता है यहां से, वही है कि इसे x मान लो, तो x लेस देन एप्सिलॉन है, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? ये a माइनस बी का मॉड लेस देन इक्वल टू 0, इसे नंबर 1 दे दूंगा। अरे इससे लिख दी पहली बात से कि अगर x लेस देन एप्सिलॉन है तो अगले स्टेप में लेस देन इक्वल 0 हो जाता है। तो इसमें अगर ये वाली चीज लेस देन एप्सिलॉन तो अगले स्टेप में लेस देन इक्वल 0 हो जाएगी। बट आप जानते हो कि किसी भी संख्या का मॉड जो होता है ऑलवेज 0 से बड़ा या बराबर होता है। इसे समीकरण नंबर 2 दे दिया। 1 व 2 से दोनों कब सही होंगी? जब बराबर हो जाए, a माइनस बी का मॉड बराबर 0 हो जाए। तो इसका मतलब क्या पॉसिबल होगा? ओनली जब a बराबर क्या हो जाए? b आ जाए। तो ये रिजल्ट्स आपको रटने के लिए भी बोले थे कि जब कभी भी a माइनस बी का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो तुरंत लिख देना a बराबर b। क्या लिख देना? a बराबर b लिख देना। तो अब इस बात को मैं पूरी कर सकता हूं। पहला रिजल्ट मैं यूज कर रहा हूं कि ये टोटल मेरे पास x हो गया, और अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो अगले स्टेप में क्या लिखोगे? दैट इंप्लाइज a से लेके b बार fx dx माइनस a ओवर टू b fx dx लेस देन एप्सिलॉन है, किस में चेंज हो जाता है? लेस देन इक्वल 0 में। दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। और अगले स्टेप में a से लेके b बार अपर fx dx का मान लेस देन इक्वल टू a ओवर टू b fx dx और डैश टू टेकन एज नंबर 10। तो ये बात आप याद रखें भाई, देखो इनको ना भूलें, ये चीजें रियल की बेसिक्स है जो आप लोगों को आनी चाहिए। मैं बढ़ता हूं आगे। अब बस एक स्टेप की और ये थ्योरम्स बची है, फिर इसके बाद ये थ्योरम्स का प्रूफ हो जाए। इसको आप साइड में लिख लें कहीं। अच्छा, आपने बताया कि जो अपर का मान किससे इसमें तो लेस देन इक्वल है, बट आप ऑलवेज मैंने एक चीज बताई थी कि अपर इंटीग्रेशन का मान हमेशा बड़ा होता है लोअर इंटीग्रेशन से। ये आपको चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था उसके ही स्टार्टिंग में बताई थी कि अपर का मान हमेशा लोअर से बड़ा या बराबर होता है। तो ये तो प्रूव कर दिया, और ये हमेशा होता है। तो 10 व 11 से 10 व 11 से आप क्या कह दोगे? ये कह दोगे भैया कि a से लेके b अपर fx dx का मान बराबर है a बार टू b fx एंड dx के। और जैसे ही दोनों लोअर एंड अपर इंटीग्रेशन सेम आ जाते हैं तो तुरंत बोल देते हो कि f बिलोंग करता है RA टू B। जानते हो इसका मतलब? RA टू B मतलब f अंतराल a b में क्या रीमान समाकलनीय है। इति सिद्धम। क्या किया कि सर पहले रीमान इंटीग्रेशन माना, कंडीशन प्रूव करी, अब की बार कंडीशन होल्ड मानी, रीमान इंटीग्रेशन प्रूव किया। तो आप लोग भैया स्टार्ट कर दीजिए। अब मैं करा दूंगा आपका सिलेबस 15 से 16 दिन में। नेक्स्ट में प्रॉपरली तरीके से आप इन थ्योरम्स को उतारें। इंपोर्टेंट थ्योरम भी एग्जाम में आती है, नेक्स्ट अपन देखेंगे। ठीक है कि नहीं है? आप उतारें एक बार, है ना।